नमस्कार दोस्तों, एग्जाम कांका चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। दोस्तों, बिहार पीसीएस की क्विक रिवीजन सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग इतिहास विषय के प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। प्रश्नों को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि कोई भी नई अपडेट वो सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, इन तथ्यों की पीडीएफ के लिए और परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, आज इतिहास विषय के प्रश्नों का क्विक रिवीजन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया गया था लिच्छवियों के द्वारा। दोस्तों, आप जानते हैं कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में बौद्ध काल के 16 महाजनपदों की सूची मिलती है और उसमें यह बताया गया था कि बुद्ध के समय में 10 गणराज्य भी उपस्थित थे। कितने? 10 गणराज्य भी उपस्थित थे। उसी में एक गणराज्य था वैशाली के लिच्छवियों का, ठीक है ना। और वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन थी? आपको बताना है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन थी। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी थी राजगृह या गिरिब्रज। यह प्रश्न बिहार पीसीएस में कई बार पूछा गया है कि मगध की पहली राजधानी कौन थी। तो मगध की जो पहली राजधानी थी वह राजगृह थी या गिरिब्रज थी, ठीक है। जैसा कि पुराणों में बताया गया है कि मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन सा था? बृहद्रथ वंश था, ठीक है ना। और इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध को माना गया है, ठीक है, जिसने गिरिब्रज को अपनी राजधानी बनाई थी। किसने बनाई थी? जरासंध ने गिरिब्रज को अपनी राजधानी बनाई थी, ठीक है। बाद में यह कहा जाता है कि अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। किसने स्थानांतरित की थी? अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी जो है राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी, ठीक है ना। तो मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो कहाँ थी? वो राजगृह या गिरिब्रज थी। चलिए दोस्तों, आज के तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए, आपको बताना है कि अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था। तो देखिए, अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्यक वंश। अजातशत्रु के पिता ने बिंबिसार, पिता कौन थे अजातशत्रु के? वो थे बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। और बिंबिसार के बाद उनका पुत्र जो है अजातशत्रु शासक बनता है और अजातशत्रु के बाद उसका पुत्र उदयन शासक बनता है, जिसने राजगृह से अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। तो इस प्रकार अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक था, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, सैंड्रो-कोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? क्या है? सैंड्रो-कोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? किसने सैंड्रो-कोटस शब्द को चंद्रगुप्त मौर्य से जोड़ा, यह बताना है आपको। तो वह थे विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने सैंड्रो-कोटस शब्द को चंद्रगुप्त मौर्य से जोड़ा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? क्या बताना आपको? ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था, ठीक है ना। यह बात आपको एकदम याद रखनी है क्योंकि यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता पाई, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो नवा मंडल, ठीक है ना। यह नवा मंडल है। ऋग्वेद का नवा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, ठीक है ना। सोम एक प्रकार का पेय पदार्थ है, ठीक है। देखिए, उसी से संबंधित एक अगला प्रश्न भी दिया है, ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल सोम और इस पेय पर नामांकित देवता के नाम पर समर्पित है, ठीक है ना। तो ऋग्वेद का नवा मंडल किससे संबंधित है? सोम से, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? आपको बताना है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है और इसके रचयिता किसे माना जाता है? तो गायत्री मंत्र के जो रचयिता थे वह थे विश्वामित्र।
ऋषि विश्वामित्र को जो है गायत्री मंत्र का रचयिता माना जाता है और गायत्री मंत्र जो है यह ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है ना, तो यह बात आप याद रखिएगा, यह प्रश्न बिहार पीसीएस में कई बार पूछा गया है। और गायत्री मंत्र की जो सबसे बड़ी विशेषता है, यह सूर्य देवता को समर्पित है और यह ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है, यानी तृतीय मंडल, यह भी ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है और ऋषि विश्वामित्र ने इसकी रचना की थी और गायत्री मंत्र सूर्य देव को समर्पित है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है बिहार में राजगीर में। ठीक है, राजगीर की पहाड़ियों पर 400 मीटर की ऊंचाई पर, कितने? 400 मीटर की ऊंचाई पर यह विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप जो है स्थित है। ठीक है ना, तो इस बात को याद रखिएगा कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? तो राजगीर की पहाड़ियों पर 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? आप बताइए कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो यह थे कुमारगुप्त। ठीक है ना, कुमारगुप्त को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। ह्वेनसांग ने ऐसा वर्णन दिया है। साथ ही जो है इनका एक नाम मिलता है शक्रादित्य। ठीक है ना, शक्रादित्य, या इनकी एक नाम है इनका शक्रादित्य है और इनकी एक उपाधि भी है महेंद्रादित्य की। ठीक है ना, तो यह कुमारगुप्त के ही नाम है। शक्रादित्य इनका एक और नाम मिलता है और महेंद्रादित्य इनकी एक उपाधि मिलती है। इनको जो है ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कहता है। ठीक है ना, आपको पता होगा कि बाद में 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। हालांकि उसने केवल बिल्डिंग को नष्ट कर दिया लेकिन ज्ञान को नष्ट नहीं कर पाया। आज भी नालंदा विश्वविद्यालय में नालंदा विश्वविद्यालय की जगह पर एक नए विश्वविद्यालय का निर्माण कर दिया गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो यह हमने प्रश्न आपसे कल भी पूछा था, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो यह भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जो हुआ था उससे करो या मरो का संबंध इस भारत छोड़ो आंदोलन से है और महात्मा गांधी जी ने यह नारा दिया था करो या मरो का। ठीक है ना, 1942 में। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया? किसने? बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब कांग्रेस के सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया तो फिर बलदेव सहाय जी ने उसी समय इसके विरोध में, बिहार के महाधिवक्ता थे ये उस समय, और इसी के विरोध में जब महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में, तो बलदेव सहाय ने इसी के विरोध में महाधिवक्ता पद से त्यागपत्र दे दिया था। तो अगर यह पूछा जाए कि किस आंदोलन के दौरान इन्होंने त्यागपत्र दिया था, तो इन्होंने त्यागपत्र दिया था 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया। किस जेल में भेजा गया? तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में भेजा गया। बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है कि राजेंद्र प्रसाद को उस समय, चूंकि जानते हैं कि कांग्रेस के जो ज्यादा महत्वपूर्ण नेता थे जैसे नेहरू थे, अबुल कलाम आजाद थे, गोविंद बल्लभ पंत थे, इन सबको अहमदनगर किले में रखा गया था। लेकिन चूंकि राजेंद्र प्रसाद जी जो है उस समय बंबई नहीं गए थे, उन्हें पटना में ही गिरफ्तार कर लिया गया था, इसलिए उन्हें बांकीपुर जेल भेजा गया। और यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया? तो उन्हें बांकीपुर जेल में रखा गया था। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए 14वां प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? आपको पता है सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है ना। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था और कब किया था? 1939 में। ठीक है ना, जब इन्होंने त्रिपुरी संकट के बाद जब इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, उसके बाद उन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की।
ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे। ठीक है, तो अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे, तो वह थे शीलभद्र याजी। ठीक है ना, इनका नाम याद रखिएगा। ये महात्मा गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस दोनों से जुड़े हुए थे। बाद में जो है अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े और बाद में आईएनए आंदोलन से भी यह जुड़ गए। ठीक है ना, आईएनए आंदोलन के दौरान भी यह जो है सुभाष चंद्र बोस से जुड़े रहे। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल या कहिए आखिरी गवर्नर जनरल भी भारत के यही थे, सी राजगोपालाचारी। ठीक है ना, सी राजगोपालाचारी जी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, या इन्हें यह भी कह सकते हैं कि यह भारत के आखिरी गवर्नर जनरल थे। ठीक है ना, कौन? सी राजगोपालाचारी महोदय। ठीक है ना, और यह 26 जनवरी 1950 तक गवर्नर जनरल के पद पे रहे। बाद में ये जो है 1952-54 में मद्रास के मुख्यमंत्री भी रहे। कब? 1952 से 54 तक यह मद्रास के मुख्यमंत्री भी रहे। ठीक है ना, तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल या भारत के आखिरी गवर्नर जनरल कौन थे, तो वह थे सी राजगोपालाचारी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। तो देखिए, किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, तो यह पारित किया गया था 1773 ईस्वी में। ठीक है ना, ईस्वी सन 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था और इसी एक्ट के तहत सर्वप्रथम एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया था। किसकी स्थापना का? एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे। तो इसमें 3-4 एक्ट दिए हैं, आपको इसमें क्रम से बताना है कि भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे। तो देखिए, 1835 में भी पारित किया गया, 1867 में पारित किया गया, 1878 में और 1908। इन सब में जो है मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट पारित किए गए। देखिए, 1835 में मेटकाफ ने किया था। किसने किया था? 1835 में मेटकाफ ने किया था। फिर 1867 में हुआ। फिर 1878 में किसने किया था? लॉर्ड लिटन ने जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था। ठीक है ना, 1878 में। 1908 में किसने किया था? मिंटो ने। 1908 में मिंटो द्वारा एक प्रेस एक्ट लाया गया था। और उसके बाद आप उसके पहले जो है 1799 में भी जो है लॉर्ड बेलेस्ली ने एक जो है प्रेस एक्ट लाया था। ठीक है ना, तो इस प्रकार जो है भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए तमाम प्रयास हुए हैं। 1799 में हुआ, 1835 में, 1867 में, 1878 और 1908। इन सब में जो है मीडिया को नियंत्रित करने के लिए प्रस्ताव या एक्ट पारित किए गए। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। अब देखिए, इसमें दिया है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट किसका आधार बनी, तो यह भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। ठीक है ना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो रिपोर्ट आई, यही जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 के का आधार बनी थी। देखिए, आज का 20वां और आखिरी प्रश्न है, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला 1893-94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन था, तो यह थे अरविंद घोष। अरविंद घोष ने अपने लेख श्रृंखला न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, जो इन्होंने 1893-94 में लिखा था, और उसमें जो है कांग्रेस की आलोचना इन्होंने की थी, क्योंकि वह सर्वहारा वर्ग से धीरे धीरे दूर हो जा रहा था और एक विशेष वर्ग की तरफ आकर्षित हो रही थी कांग्रेस। ठीक है ना, तो इसमें देखिए 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है कि न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेख श्रृंखला किसकी है, तो वह है अरविंद घोष की। दूसरा पूछा जाता है कि कांग्रेस की आलोचना
अरविंद घोष ने किसमें की है? तो न्यू लाइन्स फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला में अरविंद घोष ने कांग्रेस की आलोचना की है। ठीक है ना। तो दोस्तों ये थे इतिहास के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको इन तथ्यों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आप इन तथ्यों की पीडीएफ IGT डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिहार PCS के लिए क्विक रिवीजन की सीरीज हम चला रहे हैं, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। तो हम सभी विषयों का कम से कम समय में वन लाइनर के रूप में क्विक रिवीजन कराएंगे, ताकि आप परीक्षा के दौरान कोई आसान गलतियां न करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मेहनत से पढ़ाई करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।